हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लास। बच्चों, ट्वेल्थ क्लास का आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के विषय में बात करेंगे। बच्चों, ये चैप्टर जो हमारे पास आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है। इसका कारण ये है कि बच्चों, अगर आपने ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स है उसकी बुक अगर देखी है तो उस बुक में आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, उसके बाद जो दूसरी यूनिट है विद्युत गति की, इन दोनों चैप्टरों में ही इन दोनों यूनिटों में ही आप देखेंगे कि आवेश जो है वो मेन रहता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्थिर विद्युत की का मतलब होता है कि जब हम आवेश को स्थिर रखने की बात करते हैं, हम ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में स्थिर विद्युत की में आवेश के उन गुणों के विषय में बात करेंगे जब आवेश स्थिर रहता है। और इसी प्रकार जब हम विद्युत गतिकी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आवेश जब गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है तो उसके कुछ गुण होंगे, उसको हम पढ़ेंगे विद्युत गतिकी में। आवेश जब स्थिर है उसके कुछ गुण होंगे अपने, उसको हम पढ़ेंगे विद्युत स्थैतिकी में। चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आवेश, इसके विषय में बात करते हैं। लेकिन आवेश के विषय में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के बारे में बता दूं जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। बच्चों, हमने 11th क्लास में ये पढ़ा था कि हमारे पास प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं और उन 4 बलों में से एक बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जो तो हमने लास्ट ईयर जो पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मुख्य कारण होता है द्रव्यमान। मतलब अगर वस्तुओं में द्रव्यमान है तो उस द्रव्यमान की वजह से वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे ये 2 मार्कर है, इनके बीच भी एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। तो अब ये मुझे बल फील क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा कम है। गुरुत्वाकर्षण बल तभी आपको फील होगा जब 2 वस्तुओं में से किसी एक का द्रव्यमान ज़्यादा हो या फिर दूसरी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो। जैसे अर्थ इस मार्कर पर बल लगा रही है, अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ इसको खींच रही है। इतना हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या इन 2 मार्कर के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो आपका जो जवाब होगा वो हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि इन 2 मार्कर में इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के कारण इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। पर ये एक दूसरे को चिपका नहीं रहे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ना शुरू किया। रगड़ते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब मैं देखूंगा कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे को चिपका रहे हैं। अब दोनों मार्कर एक दूसरे को चिपका रहे हैं, इसका मतलब कि एक अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब ये जो आकर्षण बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल होता तो इसे पहले ही चिपका लेना चाहिए था। जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था ये एक दूसरे को नहीं चिपका रहे थे। इसका मतलब इन 2 वस्तुओं में एक गुण उत्पन्न हुआ, और वो गुण कब आया? जब मैंने दोनों वस्तुओं को रगड़ा। तो इस रगड़ने की वजह से या घर्षण की वजह से इन 2 वस्तुओं में एक गुण उत्पन्न हो गया है, जिस गुण के कारण ये एक दूसरे को चिपकाती है। और मैं देखता हूँ कि अगर इस मार्करों को मैं किसी दूसरी वस्तु से रगड़ता हूँ तो ये इसको प्रतिकर्षित भी कर सकती है। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है, ये दोनों गुण उत्पन्न हुए हैं जब हमने वस्तुओं को रगड़ा है, इट मीन्स घर्षण की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि घर्षण की वजह से, मतलब रगड़ने की वजह से, दोनों वस्तुओं में एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से दोनों वस्तुएं एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रही है या फिर प्रतिकर्षित कर रही है, और इसी गुण को हम आवेश कह देते हैं। तो इस प्रकार आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का आवेश में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, हमने बात कर ली कि आवेश की परिभाषा क्या है। अब बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशों के प्रकार। तो देखिए, अगर आपने आवेश की परिभाषा को ध्यान से सुना है या फिर समझा है तो आपको पता चल जाएगा आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, किसी वस्तु को रगड़ने पर उसमें एक गुण उत्पन्न होता है। वो गुण या तो आकर्षण का गुण हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्सन हो सकता है वो गुण। तो इसका मतलब उसी गुण को तो हमने आवेश कहा। तो आवेश गुण 2 प्रकार के, तो आवेश भी 2 प्रकार के होने चाहिए। अब 2 प्रकार के हमारे पास आवेश है, एक आवेश और दूसरा आवेश। अब इन आवेशों के नाम क्या रखे जाए, सवाल ये उठता है। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने आवेशों को
दो नाम दिए, एक आवेश को कहा धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। अब धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, और क्यों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों के दो नाम रखे, इसके लिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों मैंने आपसे क्या कहा कि अगर इस वस्तु को मैं किसी वस्तु पर रगड़ता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो मैं देखूंगा कि इसमें एक गुण आ जाएगा, मतलब आवेश आ जाएगा। अब वो आवेश या तो आकर्षण का हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण का हो सकता है वो गुण। मैंने इस वस्तु को भी रगड़ा, पहले मैंने इसको रगड़ा, इसमें देखा कि इसमें आकर्षण का गुण आ गया, इसको रगड़ा, इसमें देखा प्रतिकर्षण का गुण आ गया। तो अब अगर इसमें आकर्षण का गुण है, इसमें प्रतिकर्षण है, दोनों को अगर मिलाता हूँ तो इस गुण में वृद्धि होनी चाहिए, गुण बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो अब ना ही ये आकर्षित कर रहा है वस्तु को, ना ही प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब दोनों को मिलाने पर ये गुण खत्म हो गया है। तो अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक वस्तु पे एक गुण था, दूसरी वस्तु पे गुण था, जब आपने उसे मिलाया तो वो गुण समाप्त हो गया। ऐसा हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में। अगर मैं दो नंबरों को लेता हूँ, एक पहली वस्तु में अगर मैं सेम नंबर लेता हूँ, दूसरी वस्तु में उतना ही सेम नंबर नेगेटिव लेता हूँ, तो जब मैं दोनों नंबरों को मिलाऊंगा तो वो मिलकर ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि जो वस्तुओं में आवेश का गुण खत्म हुआ था, इसका मतलब ये तभी समाप्त हो सकता है जब पहली वाली में पॉजिटिव आवेश, दूसरी वाली में उतना ही नेगेटिव आवेश हो। इस कारण जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उन्होंने 1750 में आवेशों को दो नाम में डिवाइड किया। पहला नाम रखा धनावेश और दूसरा रखा ऋणावेश। अब धनावेश होता क्या है, चलिए बच्चों बात करते हैं धनावेश की। एक बात कहना चाहूँगा बच्चों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको किसी भी टॉपिक्स में, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। चलिए बात करते हैं धनावेश है क्या। तो अब मैंने आपसे कहा धनावेश कैसे उत्पन्न हुआ, पहले बात करते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। माना एक वस्तु है, इस वस्तु को मैंने दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा। मान लेता हूँ कि ये वस्तु ए है मेरे पास और ये दूसरी वस्तु बी है। मैंने ए को बी के साथ रगड़ा, इट मीन्स घर्षित किया। तो अब घर्षण की वजह से क्या हुआ होगा, थोड़ा इस पर समझते हैं। तो हो सकता है ऐसा सकता है कि घर्षण की वजह से इसके सरफेस का, क्योंकि जो ये वस्तु है ये एटम से मिलकर बनी होगी, और एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। एक एटम में बीच में नाभिक होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा इस बारे में। आपकी 11th क्लास में परमाणु संरचना चैप्टर है केमिस्ट्री में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। तो बच्चों देखो हुआ क्या होगा कि अगर मैंने दोनों वस्तुओं को रगड़ा, तो रगड़ने पे हुआ क्या हो सकता है कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ जा सके। रगड़ने पर यही तो होगा, जब आप दो वस्तुओं को रगड़ेंगे मतलब कि उसके परमाणु आपस में घर्षित होंगे, तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाए या फिर एक यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाए। ऐसा पॉसिबल है। तो अगर मैं मान लेता हूँ अभी के लिए कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में चले गया, तो आपने क्लास 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर उसमें प्रोटॉन भी होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अगर मान लेता हूँ कि इस वस्तु में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही इस वस्तु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी के लिए मान लेता हूँ कि इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 5 और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 5 होगी।
और इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 5 ही होगा। अब हुआ क्या कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, ध्यान से देखिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब जो बची है, जब घर्षण हुआ, घर्षण के बाद क्या हुआ, मैंने माना कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया तो होना क्या चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब 4 बचेगी, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो अभी भी कितने होंगे, अभी भी प्रोटॉन 5 ही होंगे। अब आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है, बट इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इस वस्तु की बात करूं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गया है और 5 प्रोटॉन बचे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर आवेश में मान लेता हूँ, माना इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैं मान लेता हूँ कितना है, ई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा 4e विथ माइनस साइन, और 4 प्रोटॉन तो 5 ही बचे ना। मैंने माना कि 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, रगड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से यहाँ चले गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4, और प्रोटॉन कितने, 5। इसका मतलब 4e माइनस का 4e तो इलेक्ट्रॉन पे, सभी इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो जाएगा, और प्लस का 5e सभी प्रोटॉनों पे चार्ज हो जाएगा। तो इस वस्तु में नेट चार्ज, कुल आवेश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +e। इसका मतलब कि जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला तब उसमें क्या आवेश आया, देखिए क्या आवेश आ गया, धनात्मक आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से उसमें पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो क्या कह सकता हूं मैं कि इस जो हमारे पास वस्तु है या इस जो एटम है, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इस कमी के कारण ही कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ है, धनात्मक आवेश। तो इस धनात्मक आवेश की परिभाषा क्या बनेगी, धनात्मक आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश बोलते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि नेगेटिव आवेश क्या है। धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश कहते हैं। इतनी परिभाषा बताने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है ताकि आप परिभाषा को रटने का प्रयास ना करें। तो इस परिभाषा तक हम लोग पहुँचे हैं, केवल एक आपको परिभाषा नहीं लिखाई मैंने, जैसा कि हमारे चैनल का स्लोगन है कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट नॉलेज। केवल सूचना केवल ज्ञान नहीं होती, तो हम सूचना तक नहीं पहुँचते। इस डेफिनेशन को हमने, परिभाषा को हमने बनाने का प्रयास किया है। कैसे बनाया कि हमने माना कि दो वस्तुएं, जब हम इन दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चले जाए। अगर ऐसा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चले गया, उस कंडीशन में क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। मैंने मान लिया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, प्रोटॉन भी 5 होंगे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बच गए 4, प्रोटॉन भी कितने बच, प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 5। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आवेश मैंने मान लिया ई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा, -4e। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन के कारण है वो आवेश हो जाएगा 5e। तो जो नेट चार्ज कुल आवेश हो गया वो हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब कि यहाँ इस वस्तु में पॉजिटिव आवेश तब आएगा जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। चलिए बात करते हैं आगे ऋणावेश क्या होता है। चलिए बच्चों, हमने पढ़ लिया धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम धनावेश कहते हैं। अब बात करते हैं ऋणावेश क्या होता है। तो वही चीज़ जो मैंने लास्ट टॉपिक में यूज़ की गई थी उसी को यूज़ कर रहा हूँ मैं। मैंने मान लिया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चले गया। अब इसमें भी मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 ही प्रोटॉन हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। इस वस्तु पे कुल आवेश कितना होगा रगड़ने से पहले, 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना आवेश होता है उतना ही आवेश किसकी वजह से होता है,
प्रोटॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आवेश होगा? आवेश होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के कारण कितना होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होगा E, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना हो जाएगा? -10 E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसी प्रकार जो प्रोटॉन है उसके कारण टोटल चार्ज कितना होगा? आवेश P प्लस प्रोटॉन के कारण ये होना चाहिए हमारे पास कितना? +10E, और नेट चार्ज कितना हो गया? 0, Q बराबर टोटल कितना हो गया? 0। तो इस वस्तु पे रगड़ने से पहले आवेश कितना था? 0। इसमें भी आवेश रगड़ने से पहले 0 ही था। तो लास्ट टाइम आपने माना था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? पहले से 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन एक और आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हो जाएगी कितनी? 11, और प्रोटॉन की संख्या जो होने वाली है वो रहेगी 10। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई, प्रोटॉन्स की संख्या 10 है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश कितना हो जाएगा? अब ये होना चाहिए कितना? ये हो जाएगा -11E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश हमारे पास कितना है? E है। और प्रोटॉन के कारण P प्लस के कारण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आवेश प्लस का 10E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ आया, तो जब इसमें निकला तो इसमें चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमने कंडीशन निकाली कि इलेक्ट्रॉन कितने? 11 हो गए, प्रोटॉन 10 ही रहे, इलेक्ट्रॉन के कारण आवेश हो गया 11E, और प्रोटॉन के कारण कितना हो गया? +10E। तो नेट आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा? हो जाएगा -E, 1E या E हम इसे कह सकते हैं। इसका मतलब इसमें नेगेटिव आवेश आ गया। कब आया? जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें आ गया, तो जब इससे निकला इसमें कमी हो गई, तो इसमें आवेश कौन सा आया? पॉजिटिव। और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो हमने देखा इसमें आवेश कितना हो गया? माइनस का आवेश आ गया। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण कौन सा आवेश आ गया? नेगेटिव आवेश आ गया। इसलिए जो हमारे पास नेगेटिव आवेश है, ऋणावेश है, उसे हम क्या बोलते हैं? कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, आप लोगों ने देखा पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 थे, इसमें से एक जब इसमें आया तो 11 हो गए, उस 11 होने के कारण इसमें कौन सा आवेश आ गया था? माइनस आवेश आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखिए मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में भी कहा था कि आप केवल एक परिभाषा को याद मत करो, आप बुक की परिभाषा हमेशा पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, और उस बुक में जितनी परिभाषाएं दी है आप पढ़ो उस टॉपिकों को, वैसे बुक सभी अच्छी होती है। तो उस परिभाषा को पढ़ने के बाद उस परिभाषा को फील करो, समझो उस परिभाषा को, और उससे एक नई परिभाषा देने का प्रयास करो। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे, इस परिभाषा को मैं शुरू में लिखा सकता था, स्टार्टिंग में मैंने नहीं लिखाया, क्योंकि ये परिभाषा हमें पहुँचनी थी। और आपने देखा यहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा इसमें, इस वस्तु में जब एक इलेक्ट्रॉन आया तब जाके उसमें नेगेटिव चार्ज आया। इसीलिए हमने जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोली उसी को क्या बोल दिया हमने? नेगेटिव चार्ज बोल दिया। तो आई होप कि आपको पॉजिटिव आवेश क्या होता है और आवेशों के नाम क्यों रखे गए पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेशों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेश के गुण। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश में क्या अंतर होता है, एक पॉजिटिव आवेश कब उत्पन्न होगा वस्तु में, या फिर नेगेटिव आवेश कब उत्पन्न होगा, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं कि आवेशों के गुण क्या हैं। तो कुछ गुण तो हम लोगों को पहले ही मिल चुके हैं। अगर आपने ये जैसे आवेशों के गुण एक टॉपिक है, ये अगर टॉपिक्स आपके एग्जाम में आता है तो इसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आवेशों के विषय में पढ़ा है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ा है, आवेश की परिभाषा पढ़ी है, तो आपको ये जो आवेशों के गुण है ये आसानी से आप लिख सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं।
हाँ, तो पहला जो गुण है वो क्या है, दो समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण को दिखाते हैं। अर्थात जो हमारे पास समान प्रकृति के आवेश होंगे, मतलब कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो इनके बीच क्या होने वाला है, इनके बीच होगा समान प्रकृति के हो गए, एक जैसी प्रकृति है, ये होगा प्रतिकर्षण। और इसी प्रकार अगर एक नेगेटिव है आवेश, दूसरा भी नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, इनके बीच भी क्या होगा, ये भी प्रतिकर्षण होगा। और जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव समान प्रकृति के हो गए, नेगेटिव नेगेटिव ये भी समान प्रकृति के हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव ये होंगे विपरीत प्रकृति के। तो विपरीत प्रकृति के इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। पहले पढ़ चुके थे हम लोग। चलिए अगले गुण की बात करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से गुण हैं, इन्हें हम आसानी से समझ जाएंगे। अगले गुण की बात करते हैं। चलिए दूसरे गुण की बात करते हैं। आवेश सदैव जोड़े में उत्पन्न होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसको अभी समझते हैं। उत्पन्न होते हैं, आवेश सदैव जोड़े में उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए आवेश जोड़ में उत्पन्न होने का मतलब है कि जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक ये वस्तु है, दूसरी ये वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं को मैंने आपस में रगड़ा, रगड़ने पर हुआ क्या कि हो सकता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए या फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना, तो इसमें आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर इस एक वस्तु में पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ है तो डेफिनेटली दूसरी वस्तु में नेगेटिव आवेश भी उत्पन्न होगा। अगर दो वस्तु इन दो मार्कर को मैं आपस में रगड़ रहा हूँ, इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है तो इसमें डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ ही होगा। जो तीसरा गुण है उसकी बात करते हैं। जो तीसरा गुण हमारे पास है वो क्या गुण है, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है, इसका क्या मतलब है, आवेश संरक्षित रहने का मतलब, देखिए ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में अभी कुल आवेश कितना होगा, 0 होगा, कोई भी आवेश नहीं है। आप आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु को चिपकाएंगे, आवेश आकर्षित नहीं करेगा, ना ही प्रतिकर्षित करेगा। तो इसमें कोई अभी आवेश नहीं है, इसमें भी कोई आवेश नहीं है, अभी इसमें आवेश शून्य है। अब आपने रगड़ना शुरू किया, रगड़ते रगड़ते देखा एक स्थिति ऐसी आई कि ये दोनों को एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे, इसका मतलब इसमें आवेश उत्पन्न हो गया ना। तो अब इन दोनों वस्तुओं को मैं मान लेता हूँ कि ये दोनों मार्कर ही थे कि पहली वस्तु में आवेश कितना था, 0, दूसरी वस्तु में भी आवेश कितना था, 0। जब आपने इन दोनों को आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या उत्पन्न हुआ कि इसमें कुछ आवेश उत्पन्न हुआ होगा। मैंने इससे पहले वाले गुण में बताया था कि आवेश सदैव जोड़े में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ है तो डेफिनेटली इसमें कितना उत्पन्न होगा, नेगेटिव। इस मार्कर में रगड़ने के बाद जितना पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ होगा उतना ही नेगेटिव आवेश इस मार्कर में होगा। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब नेट चार्ज अब कितना, फिर से 0। तो रगड़ने से पहले दोनों में कुल आवेश 0 था, रगड़ने के बाद दोनों में आवेश उत्पन्न हुआ लेकिन फिर से कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। आई होप आप लोगों को जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको किसी भी बात का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंट के मैं जवाब दे सकूँ। और आप लोग ऐसे आने वाली मेरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे फिजिक्स सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है उन्हें इस वीडियो की सहायता से या इस चैनल की सहायता से अपने फ्यूचर में आगे हेल्प मिल सके।